हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज़ अंकुर शर्मा। आज हम बिजनेस लॉज के अंदर फिर से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिस्कस करेंगे। इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हम करेंगे। अब ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। तो इनिशियली आपको ये तो मालूम है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे चेक आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज आता है ना, प्रॉमिसरी नोट आता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर आते हैं। अब विच सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिफाइंस द वर्ड नेगोशिएबल? तो इसमें आपको ऑप्शन दिया सेक्शन 12, सेक्शन 17, सेक्शन 20, सेक्शन 13। इनमें से कौन सा जो है सेक्शन जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वर्ड जो है वो डिफाइंड है, ये आपसे पूछा गया। तो आपको बताना है ए, बी, सी या डी। देखो, अब इसमें आपको ये समझना है, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इसमें आपको ये मालूम होगा कि ये सेक्शन जो हैं ये कौन से हैं और किस सेक्शन से रिलेटेड कौन सा है। मतलब कि सेक्शन 12 किससे रिलेटेड है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। सेक्शन 17 जो है वो आपका एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होता है। सेक्शन 20 जो है ये आपका इन एकॉटे स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होता है। और जो सेक्शन 13 है ये इसमें डिफाइंड है आपका ये वर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो सब आपको मालूम होना चाहिए कि देखो, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 12, एम्बिगुअस सेक्शन 17, इन कॉटे स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 20। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं आपके, ये इसके अलग अलग सेक्शन होते हैं, वो मैंने बता दिया। लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वर्ड जो है वो कहाँ डिफाइंड है? वो सेक्शन 13 के अंदर डिफाइंड है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट है आपका, हो गया, हाँ जी। अब प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और अ चेक इज पेबल विच इज एक्सप्रेस्ड टू बी सो पेबल और ऑन विच द ओनली और द लास्ट एंडोर्समेंट इज एन एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। कहता है एक प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक है, जो पेबल है ना, विच इज एक्सप्रेस्ड टू बी सो पेबल, जिसमें बताया हुआ है कि पेबल जो है कौन होएगा, और ऑन विच द ओनली और द लास्ट एंडोर्समेंट इज एन ब्लैंक। मतलब जो बिल, कोई भी प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसमें जब उसको आगे एंडोर्स किया गया तो उसमें नाम नहीं लिखा हुआ किसी का। ये बेसिकली कह रहे हैं वो कि जब उसको एंडोर्स किया गया तो उसका नाम नहीं लिखा हुआ। तो आपको ये वर्डिंग ध्यान से रीड करनी है और आपको बताना है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है किसको पेबल होगा। कौन सा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर क्या है, लास्ट में जो लास्ट एंडोर्समेंट है वो क्या है? ब्लैंक है। तो इन दैट केस बेयरर को पे होगा, जो जिसके पास वो बिल होगा उसको पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ही होता है इट कैन बी नेगोशिएटेड टू अदर पर्सन। मतलब एक के बाद एक, दूसरे के दूसरा, तीसरे के बाद तीसरा के पास दिया जा सकता है। अब नेगोशिएट करते हुए, एंडोर्स करते हुए, उसमें अगर ब्लैंक कोई नाम नहीं लिखा हुआ तो वो बिल पेबल किसको है? जिसके पास वो बिल है, टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये मतलब है इसका। फिर प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और अ चेक ड्रॉन और मेड आउट ऑफ इंडिया एंड मेड पेबल इन और drawn upon any person resident in India shall be deemed to be, कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज बना इंडिया से बाहर, इज मेड आउट ऑफ इंडिया एंड इज पेबल इन, या तो उसकी पेमेंट इंडिया में होनी है या जिसके ऊपर वो बनाया गया है वो इंडिया का रेजिडेंट है। तो हम क्या बोलेंगे, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? इनकम्प्लीट है, इनकॉटे है, फॉरेन है या इनलैंड है। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा ये आपको बताना है, चारों में से। तो आपको ये समझना है, देखो बहुत आसान है। इंडिया के बाहर बना, पेमेंट इंडिया में होनी है, तो कौन सा हो जाएगा? वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। ठीक है, सच अ इंस्ट्रूमेंट विल बी कॉल्ड एज फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इस केस में। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया,
हु इज एंटाइटल्ड एट द टाइम ऑफ लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द नोट, बिल और चेक। कहता है अगर गुम हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, चाहे बिल डिस्ट्रॉय हो जाए, चाहे नोट डिस्ट्रॉय हो जाए, या चेक डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इन दैट केस कौन एंटाइटल्ड होगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ठीक है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ड्रॉई की, ड्रॉयर की, होल्डर की, पेई की? इनमें से किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर लॉस हो जाए, इंस्ट्रूमेंट गुम हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, चाहे इंस्ट्रूमेंट नोट हो, बिल हो, चेक हो, कोई भी हो? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जिसके पास बिल होता है, होल्डर ऑफ द बिल विल बी एंटाइटल्ड एट दैट टाइम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ही विल बी एंटाइटल्ड एट दैट टाइम। तो नेक्स्ट आपका, अब आपको ये समझना, देखो लॉ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, तो जो मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ जैसे, तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ चीज़ें आएंगी। लॉ में बहुत कुछ होता है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि हर, जैसे अभी तो हम बिल्कुल बेसिक में जा रहे हैं, तो मैं ट्राई करूँगा एक आधा और 2 MCQs आपको लेके आऊँ कि थोड़ा और इन डेप्थ हम इस लॉ में चले जाएँ, तो विल ट्राई। लेकिन इनिशियली पहला मेरा एम ये है कि एटलीस्ट मैं सभी लॉ का बेसिक टच कर दूँ, एंड देन वी कैन गो ऑन अ बिट ऑफ इन डेप्थ, उसको फिर हम थोड़ा डेप्थ में चले जाएं। तो उसी के हिसाब से मैं क्वेश्चंस आपके लिए पिक करके लेके आता हूं, ठीक है। और आप भी अपनी स्टडी जो है इन क्वेश्चंस के आसपास बेस कर सकते हैं, ठीक है। अब द होल्डर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और अ चेक मीन्स, होल्डर का मतलब क्या होता है? एनी पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम to the possession thereof and to receive or recover the amount due thereon from the parties thereto, इसको होल्डर बोलते हैं। या एनी पर्सन एंटाइटल्ड ऑन हिज ओन नेम और हिज एजेंट टू द पोजेशन thereof and to receive and or recover the amount thereof from the parties thereto, any person having possession of such instrument and to receive or recover the amount due thereof from the parties thereto, ठीक है। or any person holding the physical custody of the instrument, अब इनमें से किसको हम बोलेंगे कि वो होल्डर है ना? होल्डर कौन होगा इनमें से? अब ये आपको समझना है, होल्डर कौन होगा इनमें से, कौन सा जो है उसको हम राइटफुली ओनर, आप होल्डर ऑफ द बिल बोलेंगे। तो होल्डर ऑफ द बिल का क्या मतलब होता है? देखो, फिजिकल कस्टडी की बात करें तो फिजिकल कस्टडी तो कोई चोरी करके भी फिजिकल कस्टडी उसके पास हो सकती है, तो ये वाली ऑप्शन तो नहीं हो सकती है। अब बाकी बची तीन में एजेंट का इसमें कोई काम नहीं है, ठीक है, वर्डिंग में तो एजेंट। अब बचे 2, इनमें से देखो ये, अ पर्सन एंटाइटल इन हिज ओन नेम टू द पोजेशन देयरऑफ, कि वो एंटाइटल्ड है उसके पोजेशन के लिए, मतलब उसको किसी ने इंडोर्स किया है बिल, चाहे वो खुद ही है, मतलब चाहे तो बिल ही उसके नाम पे बना हुआ था या चेक ही उसके नाम पे कटा हुआ, या उसके पास इंडोर्स करके प्रॉपर प्रोसीजर से आया है, तो उसको बोलते हैं एंटाइटल्ड, ठीक है। एंड क्योंकि वो एंटाइटल्ड है उसके पोजेशन के लिए, एंड देयरऑफ ही कैन रिकवर और रिसीव द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द पार्टीज, तो इसलिए ये वाली ऑप्शन जो है ये आपकी करेक्ट है, ठीक है। अब यहां पे देखो, एनी पर्सन हैविंग पोजेशन ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट, पोजेशन की बात नहीं है, पोजेशन जो है उसका एंटाइटलमेंट भी उसका होना चाहिए, मतलब उसको प्रॉपर वे में पोजेशन आया होना चाहिए, ऐसे नहीं कि पोजेस कर लिया। तो इसीलिए अ पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम, वो एंटाइटल्ड है उसको होल्ड करने के लिए, उसको अगर आया है तो प्रॉपर प्रोसेस से होल्ड करके आया, मतलब प्रॉपर प्रोसेस से उसके पास वो बिल आया है, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट पार्टी था चाहे वो थर्ड पार्टी था, बट उसके पास प्रॉपर प्रोसेस से जो है वो बिल आया है। तो इसलिए इसमें और इसमें ये फर्क है, पर्सन एंटाइटल्ड ऑन हिज ओन नेम और यहां पे है पर्सन हैविंग पोजेशन ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट, तो देयर इज अ डिफरेंस इन दिस, तो ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है।
अब नेक्स्ट आ गया, द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज कॉल्ड, जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है उसको क्या बोलते हैं, ये बोला मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या बोलेंगे उसको, ड्रॉई बोलेंगे, पेई बोलेंगे, ड्रॉयर बोलेंगे, द बैंकर बोलेंगे। ये तो आई थिंक आसान है, अगर हम वो बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने उसमें भी डिस्कस किया है अकाउंट्स की क्लास में, अगर आपने वो लगाई है और उसको अटेंड किया है तो आई थिंक ये तो आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। तो फटाफट से मुझे बता दो क्या बनेगा इसका आंसर। अ मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज कॉल्ड द ड्रॉई, पेई, ड्रॉयर या बैंकर। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोसेस क्या होता है, ए ने बी को कुछ गुड सेल की उधार पे, तो ए ने बिल बनाया, तो ये मेकर ऑफ द बिल हो गया ए, और बी के पास भेजा, बी उसको साइन करता है, बी क्या करेगा, साइन करेगा, उसमें साइन करने का मतलब एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट ये करता है कि हाँ जी मैंने 3 महीने बाद 2 महीने बाद ये पेमेंट जो है आपको ए को देनी है, और वापस बिल जो है वो इसके पास आ जाता है। फिर जिस डेट को मैच्योरिटी होनी होती है बिल इसके पास भिजवाया जाता है, पैसे जो है ये पे कर देता है और बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर ये पेमेंट करने से मना कर दे तो बिल डिसऑनर हो जाता है, तो फिर फर्दर प्रोसेस होता है। बट इतनी डिटेल में हमने नहीं जाना, हमारे को तो ये पूछा मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कौन है इनमें से, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्रॉयर, यानी कि ए इज द ड्रॉयर और बी इज द ड्रॉई ऑफ द बिल। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। हाँ जी, अब नेक्स्ट, अ चेक इज अ डैश, check is a dash drawn upon specified banker and payable on demand। कहता है चेक जो है वो डैश इनमें से फिल करना है, हुंडी है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है, या इनमें से कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। अ चेक इज अ डैश ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड पेबल ऑन डिमांड। तो इनमें से क्या है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, हुंडई है, प्रॉमिसरी नोट है। तो आपको याद रखना है ये क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। चेक जो है वो क्या होता है, चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर, है ना, बैंक का नाम लिखा होता है ना चेक के ऊपर, जो भी बैंक है तो बैंक का नेम मेंशन्ड होता है, तो स्पेसिफाइड बैंकर एंड पेबल ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब जैसे मतलब ए ने बी को चेक काट के दिया तो चेक के ऊपर बी का नाम होगा ना यहाँ पे, तो बी जब भी बैंक के पास चेक लेके जाएगा जब भी, तो बैंक को उसको पैसे देने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस। चाहे कैश हो सकता होगा तो कैश दे देगा, अगर क्रॉस चेक होगा तो फिर चेक एक्सेप्ट करके 2 या 3 दिन में वो पैसे जो है उसके पास उसके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चेक इज व्हाट, चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर। अब नेक्स्ट आपका, इन डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिसरी नोट, इन डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिसरी नोट हैज बीन डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस, ये बताना है। The definition of promissory note has been defined in negotiable instrument act in, इनमें से किस में, सेक्शन 5 में, 6 में, सेक्शन 7 में, 6 में, 5 में, 4 में। ये आपको बताना है किस सेक्शन में जो है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के किस सेक्शन के अंदर प्रॉमिसरी नोट जो है वो डिफाइंड है, ये आपको बताना है। कौन सा सेक्शन है ये मालूम है किसी को? लास्ट क्लास में शायद इससे रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें डिस्कस भी की थी, तो लेट्स सी किसको मालूम है। देखो ट्राई करो भाई फटाफट से, और फटाफट से मुझे बताओ। अभी तो बहुत इजी है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, कौन सा जो है वो इनमें से सेक्शन लगेगा? सेक्शन 7 लगेगा, सेक्शन 4 लगेगा, सेक्शन 6 लगेगा, कौन सा सेक्शन लगेगा? अच्छा, आपको मालूम है कि इनमें से कौन सा सेक्शन जो है किससे रिलेटेड होता है? बता सकते हो? सेक्शंस के बारे में बता सकते हो कौन सा सेक्शन किससे रिलेटेड होता है? एनीवन बता सकते हो? प्रॉमिसरी नोट
किससे रिलेटेड है वो तो पूछा ही है क्वेश्चन में, लेकिन सेक्शन 5 सेक्शन 6 ये किससे रिलेटेड है बता सकते हो? देखो आपको समझना है, 4 सेक्शन जो है वो प्रॉमिसरी नोट से रिलेटेड होता है, 5 सेक्शन जो है वो किससे रिलेटेड होगा आपका, वो बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है, और जो आपका सेक्शन 6 है वो चेक से रिलेटेड है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 4 में प्रॉमिसरी नोट डिफाइंड है, और जो बाकी आपके सेक्शंस हैं इसमें क्या है, इसमें आपकी फर्दर जो चीज़ें हैं वो डिफाइंड है। ठीक है, मतलब सॉरी, सेक्शन 4 के बाद सेक्शन 5 और 6 में बिल ऑफ एक्सचेंज डिफाइंड है, और आपका फर्दर जाके जो है वो चेक डिफाइंड है। अब आ जाएं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है आपका वो इनमें से किस दिन पे लागू हुआ था? 1st डे ऑफ अप्रैल 1981, 1st डे ऑफ अप्रैल 1881, 1st डे ऑफ मार्च 1882, 1st डे ऑफ मार्च 1881। इनमें से किस दिन पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो लागू हुआ था, केम टू फोर्स? यू हैव टू टेल दिस। फटाफट से बताओ, देखते हैं किसको मालूम है किसको नहीं मालूम है। लेट्स सी, किसको मालूम है इसके बारे में बताओ जी फटाफट। हाँ जी, कब आया था? 1st डे ऑफ विच मंथ इट केम? हाँ जी बताओ, 1st डे ऑफ, क्या आंसर है इसका बताओ जरा फटाफट से। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, ये तो मालूम होना चाहिए सबको। केम टू फोर्स व्हेन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट केम टू फोर्स व्हेन, बताओ। इट केम टू फोर्स ऑन 1st ऑफ मार्च। ठीक है, 1st ऑफ मार्च, 1st डे ऑफ मार्च 1882। किस दिन आया? 1st ऑफ मार्च 1882 में जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है आपका जो है अप्लाई हो गया था। इट केम टू फोर्स। ठीक है जी, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और आपका चेक से रिलेटेड ये सेक्शन होता है, ये आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। और इसमें जो है ये कब फोर्स में आया था? इट केम इनटू फोर्स ऑन 1st डे ऑफ मार्च, लेकिन ईयर क्या है? 1882 है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्ट जो है, एक्ट के ऊपर 1881 ही लिखा हुआ है, लेकिन वो अब जो केम टू इफेक्ट ऑन इन 1882, यहाँ 1881 लिखा हुआ है। एक्ट हमेशा 1881 ही मेंशन होता है एक्ट के ऊपर, तो ये ध्यान रखना है। इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट अ पेमेंट ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज अ पेमेंट इन ड्यू कोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज ट्रू? अब एक बार क्वेश्चन को रीड करो जरा, क्या कहता है क्वेश्चन, और फिर आपने बताना है मुझे कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो ट्रू है रिगार्डिंग द पेमेंट। मतलब कब हम मानेंगे कि पेमेंट हो गई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर, कब जो है वो पेमेंट हो गई, ये आपको बताना है। बताओ जी फटाफट, एक बार रीड करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन रीड करके फिर देखो मैं पढ़ देता हूँ। इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट अ पेमेंट, है ना, of a negotiable instrument as a payment in due course, which of the following condition is true? Payment must not be in accordance with the apparent tenure of the instrument. Payment must be made in good faith and with negligence. Payment may be made to a person in possession of the instrument. The payment must be made in मनी ओनली। इन चार स्टेटमेंट में से एक ही ट्रू है, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि क्या कौन सी वाली जो है वो ट्रू है। तो देखो, देखते हैं कौन बताता है फटाफट से। लेट्स सी, ध्यान से रीड करो, बहुत इजी है, मुश्किल कुछ नहीं है इसमें। बहुत इजी चीज है, देखो ध्यान से अगर स्टेटमेंट पढ़ो तो कहता है, पहली स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, कहता है पेमेंट मस्ट नॉट बी इन अकॉर्डेंस। तो ऐसा हो सकता है टेन्योर के अकॉर्डेंस, नॉट, जो टेन्योर है उसके अकॉर्डिंग ही पेमेंट होगी ना।
तभी तो वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन इसीलिए तो की है कि जो है पेमेंट जो है वो क्या हो, इन अकॉर्डेंस टू टेन्योर हो। तो ये वाली स्टेटमेंट में अगर नॉट ना होता तो ये ट्रू होती कि मस्ट बी इन अकॉर्डेंस टू। फिर पेमेंट मस्ट बी मेड इन गुड फेथ, यहां तक तो ठीक है, एंड विद नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस से पेमेंट थोड़ी ना कर सकते हैं, तो होना चाहिए था विदाउट नेग्लिजेंस, तब ये बात ठीक होती। तो यानी कि ये भी फॉल्स और ये वाली भी फॉल्स, दोनों ही फॉल्स हो गई। अब ये दोनों फॉल्स हो गई, फिर आ जाए नेक्स्ट पे, पेमेंट मे बी मेड टू अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें सब कुछ ठीक लग रहा होगा आपको, लेकिन यहां पे मे वर्ड यूज किया है। मे मतलब हो भी सकता है और नहीं भी, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो यहां पे अगर मस्ट वर्ड होता तो ये जो लाइन है ये भी ट्रू हो जाती, लेकिन अभी ये फॉल्स है, तो बची एक, पेमेंट मस्ट बी मेड इन मनी ओनली। पेमेंट जो है वो काइंड में नहीं हो सकती, वो मनी में ही होनी चाहिए। तो अगर पेमेंट जो है आपकी मनी में है तो मीन्स सॉरी, पेमेंट जो है वो मनी में ही होनी चाहिए, मीन्स नहीं, पेमेंट जो है वो मनी में ही होनी चाहिए, काइंड में नहीं होनी चाहिए। अगर काइंड में है तो वो पेमेंट नहीं होगी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग, इट वुडंट बी कंसिडर एज अ पेमेंट। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स के लिए कौन सी लाइनें जरूरी हैं, एक बार ध्यान से देख लें। पेमेंट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द एपरेंट टेन्योर, मस्ट बी इन अकॉर्डेंस, इट मस्ट बी इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस, कोई नेग्लिजेंस, कोई गलती नहीं करनी है हमने, ठीक है। मस्ट बी मेड टू अ पर्सन ऑन द पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है ना, जिसके पास पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है और जो एंटाइटल्ड है पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए, उसको ही पेमेंट करेंगे। और पेमेंट मस्ट बी मेड इन मनी ओनली, तो ये सारी की सारी पेमेंट के रिलेटेड ट्रू हैं। इनमें से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही दी हुई थी, डी, तो ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू, तो ये 3 फॉल्स थी, और ये अकेली जो है नीचे वाली, ये जो है आपकी ट्रू थी, ठीक है। तो ये आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड जो है कुछ न्यूमेरिकल्स थे, कुछ आपके क्वेश्चंस थे, ठीक है। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से, या मैं देखूंगा कोई और लॉ से नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊँगा, बट होपफुली मेरे को लग रहा है अभी मतलब मुझे ये लगता है अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में काफ़ी और चीज़ें पेंडिंग हैं, तो वहाँ से भी मैं कुछ टॉपिक जो है कुछ क्वेश्चंस जो है, अभी कुछ और टॉपिक्स पेंडिंग है इसके, तो वहाँ से आपके लिए लेके आऊँगा नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू वेरी मच।